हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल मयूर ऑनलाइन क्लासेस में। तो भैया कल की क्लास में हमने पढ़ा था स्वर्ण पत्र विद्युतवर्षी। क्या पढ़ा था? स्वर्ण पत्र विद्युतवर्षी। उसके बारे में आज समझते हैं। तो जैसे आप मान लो लैब के अंदर गए, है ना, आप मेरे साथ चले और मैंने कहा ये वस्तु पकड़, इस वस्तु पे तू चेक करके आवेश है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे? तो आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो स्वर्ण पत्र विद्युतवर्षी उसकी बनावट वगैरह देख ली होगी आपने, आपको समझ में आ गया। कुछ भी नहीं है, लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल एकदम साधारण सा उपकरण है, बिल्कुल साधारण सा। कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं जो समझ में नहीं आए। तो देखो यहाँ पर ये लगा दी छड़ और यहाँ पर ये इस प्रकार की पट्टियाँ, ये पट्टियाँ सोने की। अब आप क्या करोगे बताओ? देखिए किस टाइप से आप चेक करोगे कि वस्तु आवेशित है या नहीं। अगर कोई वस्तु आवेशित है तो हम जानते हैं ये धातु की और ये छड़ धातु की और ये सोने की पट्टियाँ, जो सोना धातु में आता है। जैसे इसे किसी वस्तु को आप स्पर्श करवाओगे और उस वस्तु मान लो धनावेश है, तो ये धनावेश यहाँ आएगा, यहाँ आते आते पूरी छड़ पे इस प्रकार आते आते इन दोनों पट्टियों पर भी फैल जाएगा। जैसे इन पट्टियों पर फैलेगा, आप देखो ये पट्टियाँ एक दूसरे, ये पट्टियाँ ऐसे और यहाँ पर इनके आवेश फैल गए, तो ये ऐसे इस प्रकार फैल जाएगी, है ना, इस प्रकार। क्योंकि देखो दोनों में देख कर ही लग रहा है दोनों में प्रतिकर्षण होगा, है ना। तो क्या होगा? और स्वतंत्रतापूर्वक बंधी बहुत ही हल्की और पतली है, तो ये फैल जाएगी और हमें पता लग जाएगा। अगर बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं पड़ा तब तो हम कहेंगे भैया वस्तु उदासीन है, और अगर फैल गई तो वस्तु आवेशित है। अब आवेश कौन सा है ये कैसे पता करें? तो मेरे पास कोई धनावेशित वस्तु है जिसके ऊपर आवेश मुझे पता है कि इसके ऊपर कोई धनावेश है। मैं इसको लेकर आया, इसे स्पर्श करवा दिया, पत्तियाँ फैल गई, मुझे पक्का पता है इस वस्तु पे धनावेश है। मैं दूसरी वस्तु लाता हूँ जिसके ऊपर क्या करना, मुझे आवेश का पता लगाना है कि उस पर प्लस वाला आवेश है या माइनस वाला आवेश है, मतलब इसके ऊपर धनावेश है या ऋण आवेश है। इससे मैं इसको यानी इस धात्विक गुंडी से स्पर्श करवाऊंगा। तो मैं जैसे स्पर्श करवाऊंगा और अगर ये पत्तियाँ और अधिक फैल गई, मैंने इसको स्पर्श करवाया और पत्तियाँ और अधिक फैल गई, तो बताओ कौन सा आवेश होगा? सोचो देखे दिमाग में ढंग से। मैंने क्या किया, इस वस्तु को जिसके ऊपर जो आवेश है उसकी प्रकृति का मुझे पता नहीं है, इससे इसको धात्विक डिस्क से मैंने स्पर्श करवाया और मैंने देखा कि पत्तियां और ज़्यादा फैल गई, पहले से ज़्यादा फैल गई। तो बताओ इस वस्तु पे आवेश कौन सा है, धनावेश है या ऋणावेश है? चाहो तो आप ये कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हो। जाहिर सी बात है धनावेश होगा, क्योंकि धनावेश होगा ना तो इसके ऊपर जैसे ही आवेश आएगा तो आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी। तो आवेश की मात्रा बढ़ने से प्रतिकर्षण भी बढ़ेगा और पत्तियाँ और ज़्यादा फैल जाएगी। लेकिन मैंने कोई दूसरी वस्तु को इससे स्पर्श करवाया और मैंने देखा कि जो पहले फैली हुई जो पत्तियाँ थी वो सिकुड़ रही, तो बताओ कौन सा आवेश? तो कौन सा? माइनस का। क्यों माइनस का? लेकिन माइनस का देखने का भी यहाँ पर एक इसका ये शानदार तरीका है कि अगर वस्तु ऋणावेशित है तो पत्तियाँ पहले तो सिकुड़ेगी, उसके बाद पुनः फैल जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? क्योंकि अगर मैं कोई ऋणावेशित वस्तु लेकर आता ना, तो इस ऋणावेशित वस्तु का ऋणावेश काफी सारा यानी काफी सारा ऋणावेश इसके धनावेश को तो क्या कर देता? उदासीन। क्या कर देता भैया? उदासीन कर देता। और जब ये उदासीन हो जाता तो ये जो एक्स्ट्रा जो इसका जो ये ऋणावेश है वो यहाँ आ जाता और इस पे प्लस की जगह माइनस हो जाता। तो पहले तो जैसे जैसे उदासीन होती पत्तियाँ पास आती, उसके बाद और ज़्यादा फैल जाती। तो ये था आपका स्वर्ण पत्र विद्युतवर्षी। ये आपकी क्या था भैया? स्वर्ण पत्र विद्युतवर्षी। स्वर्ण पत्र विद्युतवर्षी देखो बहुत आसान उपकरण है, बिल्कुल भी इसके अंदर चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब देखो, अब कुछ छोटी मोटी चीज़ें लिखवा देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ भैया अगली, विशिष्ट आवेश। हेडिंग लगाओ विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश इसको कहते हैं भैया स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश। इसमें लिखो किसी कण के आवेश, लिखो किसी कण के आवेश, इसमें लिखो किसी कण के आवेश व द्रव्यमान के अनुपात को ही, इसमें लिखो किसी कण के आवेश व द्रव्यमान के अनुपात को ही, इसमें लिखो किसी कण के आवेश व द्रव्यमान के अनुपात को ही, को किसी कण के आवेश व द्रव्यमान के अनुपात को ही विशिष्ट आवेश कहते हैं। इसमें लिखो अनुपात को ही विशिष्ट आवेश कहते हैं।
इसमें लिखो किसी कण के आवेश व द्रव्यमान के अनुपात को ही विशिष्ट आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विशिष्ट आवेश कहते हैं। और ये क्या कहते हैं? विशिष्ट आवेश कहते हैं। अब देखो इसके अंदर विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश क्या होता है? आवेश बटा द्रव्यमान। क्या होता है? आवेश बटा द्रव्यमान। आवेश बटा द्रव्यमान। ये किसके लिए? किसी, और ये किसी कण के लिए है। इसको किससे लिखा जाता है? चाहो तो ये आप ये मत लिखना, सीधा ही लिख लो। विशिष्ट आवेश बराबर कितना? Q बटा M। ऐसा लिख लो, आप देख कर समझ जाओगे ना। ये इसका फॉर्मूला। अब इसका मात्रक बताओ क्या होगा? मात्रक इसको देखकर ही बताओ। जो फॉर्मूला है ना उसको देखकर बताओ मात्रक क्या होगा इसका। मात्रक, इसका मात्रक हो गया भैया कूलाम पर किलोग्राम। या नीचे लिख दो मात्रक क्या हो गया? कूलाम पर किलोग्राम। अब ये कैसी राशि है? सदिश राशि है, अदिश राशि है? जाहिर सी बात है अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। विमा बताओ इसकी, विमा, इसकी विमा बताओ। वीडियो को पॉज करके एक बार कोशिश करो, देखिए इसकी क्या विमा होगी। पहले ये उतार लो, उसके बाद वीडियो को पॉज करके चेक करो, देखिए इसकी विमा क्या होगी। बहुत आसान है, कुछ नहीं इसकी विमा के अंदर। क्या होगी इसकी विमा? देखो देखिए क्या विमा हो सकती है इसकी। इसकी विमा क्या हो सकती है? देखो देखिए क्या होगी भैया विमा। देखो इसकी विमा है ना भैया, वो आप निकालोगे इस टाइप से। देखो कूलाम जो है ना, कूलाम, इसकी विमा क्या? 80। तो इसकी तो 80 होगी। यहाँ साइड में बता देता हूँ, सीधा लिख देंगे फिर। और इसकी क्या? इसकी हमारे या किलोग्राम की M1। ये तो आपको पता है ना। आवेश की विमा कैसे निकालते हैं? I बराबर Q बटा C से निकालते हैं। Q बराबर I इंटू T। देखो देखिए इसकी विमा क्या हो जाएगी? M-1 L0 T1 A1। ये देखो इसकी विमा, बस ये देखो विमा हो गई। अब ये उतारो पहले तो एक बार, इसकी विमा लिख लो। इसके बाद इसके नीचे एरो लगा के लिखो, इसके नीचे एरो लगा के लिखो। इसमें लिखो विशिष्ट आवेश का मान, इसमें लिखो विशिष्ट आवेश का मान, इसमें लिखो, इस एरो में लिखो विशिष्ट आवेश का मान कण के आवेश व द्रव्यमान के साथ साथ, इसमें लिखो विशिष्ट आवेश का मान कण के आवेश व द्रव्यमान के साथ साथ, लिखो विशिष्ट आवेश का मान, लिखो विशिष्ट आवेश का मान कण के, लिखो कण के आवेश व द्रव्यमान के साथ साथ, लिखो कण के आवेश व द्रव्यमान के साथ साथ, लिखो कण के वेग पर भी निर्भर करता है, लिखो कण के वेग पर भी निर्भर करता है। इसमें लिखो विशिष्ट आवेश का मान आवेश व, इसमें लिखो आवेश व द्रव्यमान के साथ साथ कण के वेग पर भी निर्भर करता है। लिखो कण के वेग पर भी निर्भर करता है। इसमें लिखो कण के वेग पर भी निर्भर करता है। इसमें लिखो कण के वेग पर भी निर्भर करता है। इसके आगे लिखो कण का वेग बढ़ने पर, लिखो कण का वेग बढ़ने पर उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। देखो कण का वेग बढ़ने पर उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है ना। वेग बढ़ने पर द्रव्यमान बढ़ जाता है भैया। अभी ये आपको पूरा बताऊंगा क्या होती है वास्तव में ये चीज़, है ना। इसमें लिखो कण का वेग बढ़ने पर, लिखो कण का वेग बढ़ने पर द्रव्यमान भी बढ़ जाता है। लिखो कण का वेग बढ़ने पर द्रव्यमान भी, इसमें लिखो कि द्रव्यमान भी बढ़ जाता है, जिससे, इसके आगे लिखो जिससे विशिष्ट आवेश घट जाता है। इसके आगे लिखो जिससे विशिष्ट आवेश घट जाता है, लिखो जिससे विशिष्ट आवेश घट जाता है। विशिष्ट आवेश घट जाता है, इसमें लिखो विशिष्ट आवेश घट जाता है। विशिष्ट आवेश घट जाता है। बस ये देखो हो गया आपके विशिष्ट आवेश। अब देखो ये क्या चीज़ हुई भैया। तो देखो हमारे पास में ना दो चीज़ों की यहाँ पर तुलना होती है। देखो कैसे, सारी चीज़ बताऊंगा उसके बाद आप लिखना। देखो हमने आवेश के बारे में पढ़ा ना, आवेश के बारे में। तो ये चाहो तो आप कहीं नोट वगैरह लिख लेना। आवेश जो होता है ना वो अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। एक होता है हमारा द्रव्यमान। क्या होता है भैया? एक होता है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान भी अदिश राशि है, हम जानते हैं। सीधा जोड़ देते हैं 2 किलो 2 किलो 4 किलो।
अब जो आवेश है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, जबकि द्रव्यमान हमेशा ही कैसा होता है, धनात्मक होता है। इसके अलावा यह वेग पर निर्भर नहीं करता है, यह वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद में ये काम की लाइन है जो और बताऊंगा इसके बाद में, लेकिन यह वेग पर निर्भर करता है भैया, यह वेग पर निर्भर करता है, यह वेग पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, यह वेग पर निर्भर करता है। वेग बढ़ने से द्रव्यमान भी बढ़ जाता है, वेग बढ़ने से द्रव्यमान भी बढ़ जाता है, वेग बढ़ने से द्रव्यमान भी बढ़ जाता है, देखो द्रव्यमान भी बढ़ जाता है, वेग बढ़ने से द्रव्यमान भी बढ़ जाता है। देखो ये हमें कैसे पता चलता है, सापेक्षिकता के सिद्धांत से। ये आपको और आगे अभी थोड़ा सा बता दूंगा, पूरा अलग से बताऊंगा ना, एक बार पूरा ही काम करा देते हैं लिखवाने वाला। सापेक्षिकता के सिद्धांत से देखो ये सिद्धांत क्या कहता है कि m बराबर m0 बटा 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर का रूट। आपको ये वीडियो के अंदर यानी ये दिखाई तो दे रहा है, मेरे हिसाब से दिखाई दे जाएगा ना। m बराबर m0 बटा 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। यह काम करो, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, नोट वगैरह कुछ निकाल लेना। और नोट के बाद में ये क्या आपके आवेश और द्रव्यमान के बीच में बहुत ही यानी जो खास जो अंतर है वो है सारे, है ना, कि क्या क्या चीज़ें सेम है, क्या क्या चीज़ें सेम नहीं है। तो ये हो सकता है काम का हो ये, तो इसको पहले उतार लो आपसे, है ना, नोट वगैरह के, यानी आपके ये समझने के हिसाब से, लेकिन लिखना नोट्स की कॉपी में ही, इसको कहीं पर लिख लो अपने हिसाब से एक बार, उसके बाद का आगे बताते हैं। इसको लिख लो एक बार, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, देखिए एक बार वीडियो को पॉज करके लिख लो इसको एक बार। वीडियो को पॉज करके लिख लो। अब देखो भैया इसमें ये वाला मिटा दूँ ना। अब इसमें देखो ये हमने जो लिखा था ना सापेक्षिकता का सिद्धांत, इस सापेक्षिकता के सिद्धांत के नीचे ये फॉर्मूला लिख दो। ये एक बार कॉपी के अंदर लिख लो, फॉर्मूला के लिए बाद में बताता हूँ, मैं पूरा समझाता हूँ। 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर का रूट। यहाँ पर जो m है वो है गतिक द्रव्यमान। क्या है, मतलब जब वस्तु गति करती है उस समय उसका द्रव्यमान। m0 क्या है, विराम द्रव्यमान, रेस्ट मास है इसका, विराम द्रव्यमान। और जो v है भैया वो है आपका वस्तु का वेग, वस्तु का वेग। और जो c है वो है आपका प्रकाश का वेग। क्या है भैया, प्रकाश का वेग। देखो प्रकाश का वेग, है ना, ये चीज ये इसके नीचे लिख लो। मतलब कोई भी वस्तु जब गति करती है तब उसके आवेश पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उसके द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है। ये कौन बताता है, सापेक्षिकता का सिद्धांत। ये कौन बताता है, सापेक्षिकता का सिद्धांत बताता है। वीडियो को पॉज करके उतारो, उसके बाद में आगे समझाता हूँ। देखो एक अंतर और है इसका, लेकिन वो मैं आपको एक अलग ये पॉइंट बना के समझाऊंगा ना, ये अलग एक छोटा सा पॉइंट बना के समझा देंगे। देखो अब भैया एक चीज़ बताओ मुझे, देखो सापेक्षिकता मतलब होता है कि कई चीज़ें एक दूसरे के सापेक्ष है ना, जैसे यानी ऊर्जा और द्रव्यमान। उसी प्रकार कोई भी वस्तु का, यानी पहले वैज्ञानिक क्या मानते थे कि जब भी कोई वस्तु गति करती है तो उसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन होता नहीं है। लेकिन आप ये बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ोगे, इसको कहते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। उससे ही फॉर्मूला निकल के आता है कि जब भी सापेक्ष गति की बात होती है तो वस्तु के द्रव्यमान में कुछ अंतर आ जाता है। लेकिन ये द्रव्यमान में आम जीवन में देखने को क्यों नहीं मिलता है। आपकी चाहे आपके एरोप्लेन हो, चाहे आपका जेट विमान हो, चाहे वो कितनी भी स्पीड से चले, है ना, हमारे आम जीवन में उस यानी कहने वाले यानी उस प्लेन के यानी द्रव्यमान में परिवर्तन जो है वो हमें आराम से दिखाई देता नहीं, बहुत नाक के बराबर होता न कहीं। लेकिन अगर वेग प्रकाश के वेग के निकट हो तब ये आराम से साफ साफ देखा जा सकता है। उसके अगर आसपास भी हो ना कहीं भी तो भी देखा जा सकता है, और उसके बराबर हो जाए फिर तो वस्तु का द्रव्यमान अनंत हो जाता है ना। ये भी सारा कुछ बताऊंगा। देखो अब एक चीज़ इमेजिन करो, आपकी मोटरसाइकिल 100 की स्पीड में चलती है,
और वहाँ पर मात्रक होता है आपके वेग का 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आपकी मोटरसाइकिल चलती है, 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है। मैं कहूँ कि अगर आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर पर सेकंड से चले तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है तो कितनी स्पीड लगती है हमें, है ना। आप में से कईयों को बाइक चलाना आता है कभी ना कभी 100 की स्पीड में, तो आपने बाइक चलाई है। और जो जिंदा है वो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, और जो जिंदा नहीं है वो तो क्या करेंगे अपना अनुभव शेयर। तो 100 की स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और इस स्पीड में अगर गाड़ी चला ली इस स्पीड में तो द्रव्यमान बढ़ना तो दूर की बात है, 0 हो जाएगा कुछ समय बाद, मिट्टी में मिल जाएगा द्रव्यमान, है कि नहीं। तो इस स्पीड से गाड़ी चलानी नहीं है। ये स्पीड बहुत ज़्यादा है ना। देखो सोचो एक बात, अपने मन में सोचो, इमेजिन करो कि ये स्पीड कितनी ज़्यादा आपके अनुसार। याद करो, अगर आप कभी भी किसी के पीछे बैठे हो बाइक में पर, या फिर आपने खुद चलाई 100 की स्पीड में, या फिर मान लो 80-90 तक तो ये आराम से किसी न किसी ने चलाई, 80 तक तो मैंने भी खूब चलाई। तो 80 तक की स्पीड के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, 80 या 100 तक की बहुत स्पीड होती है। अब यानी अब की बार गए और ऐसा लगता है बाइक कंट्रोल होगी कि नहीं होगी, है ना। इतनी यानी बहुत ही तेज़ रफ्तार होती। तो ये रफ्तार अगर मैं 100 को छोड़ के मैं कहूँ 1000, वो भी किलोमीटर पर सेकंड, अब कितनी तेज स्पीड है, बहुत ही तेज है, बहुत ही। मैं कहूँ 10,000 किलोमीटर पर सेकंड, ये देखो कितने की स्पीड है। ये तो बहुत ही ज़्यादा है। फिर हमारी औकात से तो ये भी बाहर निकल गई। हमारी औकात में यही है, ये भी हमारी औकात से लगभग बाहर जा रही, और ये हमारी औकात से पूरी बाहर है। फिर मैं कहूँ ये स्पीड 1,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, ये कितने तेज है। और फिर मैं कहूँ कि 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, ये स्पीड कितनी तेज है। ये स्पीड इतनी तेज है कि अगर आप किसी यान के अंदर बैठो और इस स्पीड से चलो हमारी धरती पर घूमने के लिए, तो आप हमारी धरती के चारों तरफ 1 सेकंड में 7 चक्कर काट सकते हो। कितने चक्कर? 7 चक्कर 1 सेकंड के अंदर। धरती का एक दौरा करने में कईयों को जीवन लग जाता है पूरा। इतनी हमारी धरती बड़ी है ना, इतनी बड़ी हमारी धरती। तो एक चीज़ सोचो आप कि इतनी ज़्यादा स्पीड से आप 1 सेकंड में पृथ्वी के 7 चक्कर काट सकते हो। चांद तक जाकर वापस आने में प्रकाश को आपको पता है कितना समय लगता है? 2.5 सेकंड लगते हैं लगभग अंदाजन। और जो पहली बार जब रूस का जब ये मिशन चांद की तरफ भेजा गया था ना, उसको 35 दिन लगे थे वहाँ तक जाकर आने में, है कि नहीं। तो क्या समझे इससे आप, बहुत ही तेज स्पीड है। तो इस स्पीड के ऊपर हमें वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ये हम कैसे पता करें? देखो, ये आप चाहो ना तो आप ऐसा करके देख सकते हो। यहाँ देखो, जैसे m बराबर m0 बटा 1 माइनस v² बटा c² का रूट। इसमें आप क्या करो, v की वैल्यू ले लो 1 किलो, 1 किलो लेके कैलकुलेशन करो। ये संख्या पॉइंट पे आएगी बहुत दूर तक, है ना। कम से कम पॉइंट आएंगे नहीं इसमें, तो मान लो आप 13-14 तक पॉइंट आएंगे। मतलब ये द्रव्यमान में परिवर्तन ना के बराबर होता है। लेकिन अगर ये वेग प्रकाश के वेग के निकट हो तो m बराबर m0 बटे 1 माइनस c² बटे c²। देखो ये कट गया तो 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 0, 0 का किसी संख्या में भाग दोगे तो कितना होगा? वो अनंत होगा। तो m बराबर कितना होगा? अनंत। क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान अनंत हो सकता है क्या? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान अनंत नहीं हो सकता। अगर द्रव्यमान अनंत नहीं हो सकता तो किसी वस्तु का वेग भी प्रकाश के वेग के बराबर नहीं हो सकता। वेग भी प्रकाश के वेग के बराबर नहीं हो सकता। इसको आपको कॉपी के अंदर नोट नहीं करना भैया, है ना। तो इसका मान अनंत नहीं हो सकता द्रव्यमान का, तो वेग भी प्रकाश के वेग के बराबर नहीं हो सकता। अब एक कॉमन सी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। पूछो कि वेग का मान मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है कि कोई वस्तु अपनी जगह पे रुकी हुई स्थिर है। अब एक चीज़ सोचो आप, मैं कहूँ वेग का मान अधिकतम से अधिकतम कितना हो सकता है? मैं अगर इसकी बात कहता आपको द्रव्यमान की या फिर समय की कहता, तो 0 से अनंत तो कुछ भी हो सकता है उसका मान तो। लेकिन वेग के लिए ये नहीं है। वेग का मान मिनिमम तो 0 होता है,
लेकिन मैक्सिमम c होता है, मतलब प्रकाश का वेग। इससे ज़्यादा वेग इस धरती पे होता ही नहीं। इससे ज़्यादा वेग किसी भी वस्तु इससे ज़्यादा वेग प्राप्त नहीं कर सकती। एक बार ये यानी आइंस्टाइन ने ये सारी चीज़ें बताई थी। आइंस्टाइन ने बताया था कि जो प्रकाश का वेग है वो कांस्टेंट है और पूरे ब्रह्मांड के अंदर इससे ज़्यादा वेग कोई हो ही नहीं सकता, है ना। और इससे अगर इसके बराबर भी अगर वेग होगा ना तो किसी वस्तु का द्रव्यमान अनंत हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो मतलब प्रकाश के वेग के बराबर किसी वस्तु का वेग प्राप्त करना भी संभव नहीं है। प्रकाश के वेग के बराबर वेग केवल वो ही पार्टिकल हमारे प्राप्त कर पाते हैं जिनका जो विराम द्रव्यमान है वो 0 है। जैसे फोटोन है ना, फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। फोटोन का मतलब जब वो रुक जाते हैं, इसीलिए तो प्रकाश को मुट्ठी में कैद नहीं कर पाते। प्रकाश को मुट्ठी में कैद कर लेते हैं, फोटोन इस तरह अवस्था में आ जाते, गायब हो जाते, है ना। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, इसीलिए वो प्रकाश के वेग के बराबर वेग से चलता है ना, वरना वो चल नहीं सकता। तो कोई भी ऐसा कण जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है वो प्रकाश का वेग कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर उसने कर लिया तो उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। तो आइंस्टाइन ने यह बताया कि इस ब्रह्मांड में सबसे तेज कौन? प्रकाश का वेग। प्रकाश के वेग से तेज कोई भी नहीं चल सकता और उससे ज़्यादा वेग हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब प्रकाश के वेग की लिमिट कितनी हो सकती है? 0 से लेके c तक। अब आपने फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल किया, कहीं भी किसी सब्जेक्ट, मतलब आपके ये मान लो आप अभी किसी भी क्लास के अंदर, चाहे आपके यानी ये हमारे इस टाइप के न्यूमेरिकल कहीं यानी उसमें ये केमिस्ट्री में बातें और ये कुछ न्यूमेरिकल उसके अंदर भी आते हैं, मैथ के अंदर भी, है ना। यानी कुछ जब आप यानी बहुत ही ज़्यादा लेवल से पढ़ते हो ना, ये तब ये सारी चीज़ें आती है, सांख्यिकी वगैरह होती है ना, उसके अंदर वगैरह चल जाता है। तो इसके अंदर देखो, मैं आपको कहूँ कि ये प्रकाश का वेग 0 से लेके c तक है। मैं आपको कहूँ या आपने कोई भी न्यूमेरिकल किया किसी भी क्लास का जिसके अंदर आपके फिजिक्स है और उसके अंदर आप वेग निकाल दो और वेग प्रकाश के वेग से क्या आ गया? ज़्यादा आ गया। बताओ क्या होगा? क्या होगा बताओ? क्या वो सही है? वो भैया गलत है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, 10th क्लास का कोई था न्यूमेरिकल, ऑप्टिक्स वाले चैप्टर के अंदर आएगा अपूर्णांक वगैरह। तो उसके अंदर क्या किया कि और ये मैंने कोई न्यूमेरिकल किया, उस न्यूमेरिकल का जो आंसर आया ना वो 4.5 गुणा 10 की घात 8 आया। और वो जैसे आंसर आया मैं देखते ही समझ गया आंसर गलत है, क्योंकि ये प्रकाश के वेग से ज़्यादा था। स्टूडेंट बोल देते सर पूरा तरीका से ये कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा गलत है, ये प्रकाश के वेग से ज़्यादा आ गया। थोड़ा सा चेंज किया, प्रकाश के वेग से कम आ गया, वो सही आंसर था। तो मतलब किसी भी न्यूमेरिकल का आंसर का आप पता भी लगा सकते हो। कभी भी वेग अगर प्रकाश के वेग से ज़्यादा आ जाए मतलब वो वेग हो ही नहीं सकता भैया। और अगर आवेश का मान अगर 1.6 गुणा 10 की घात -19 से कम आ जाए तो वो आवेश भी हो नहीं सकता। याद करो आवेश का क्वांटिमीकरण, है ना। अब देखो इसके अंदर, तो ये था आपके प्रकाश के वेग वगैरह से यानी आपके संबंधित। मतलब आवेश जो होता है वो तो वेग पे डिपेंड करता ही नहीं, लेकिन द्रव्यमान वेग पे डिपेंड करता है। वेग बढ़ता है तो वस्तु का द्रव्यमान भी बढ़ जाता है और विशिष्ट आवेश घट जाता है। क्यों घटता है विशिष्ट आवेश? क्योंकि विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला होता है Q/m। कितना होता है? Q/m। अगर m बढ़ा, वेग बढ़ा तो m भी बढ़ा ना, और अगर m बढ़ा तो विशिष्ट आवेश घटा, है ना। ये चीज़ तो आपको पता है, व्युत्क्रमानुपाती है तो ये बढ़ेगा तो वो घटेगा ना। अब देखो इसके अलावा एक चीज़ और लिख लो इसके अंदर, इसके नीचे लिख दो, चाहो तो आप एक चीज़ और लिख दो इसके नीचे। उसके अंदर लिखो भैया, नोट के अंदर लिख देना, है ना। इसको तो आप या तो जो ये टेबल वगैरह बनाई थी इसको आप दूसरा नंबर पॉइंट कुछ इस प्रकार से दे दो नाम इसको। नोट के अंदर लिखना, नोट में लिखो बिना आवेश के द्रव्यमान का अस्तित्व है। इसके अंदर लिखो कि बिना आवेश के द्रव्यमान का अस्तित्व है। लिखो कि बिना आवेश के द्रव्यमान का अस्तित्व है। लिखो बिना आवेश के द्रव्यमान का अस्तित्व है। लेकिन इसके आगे लिखो लेकिन इसके आगे लिखो लेकिन इसके आगे लिखो लेकिन बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व नहीं है। नोट में लिखना था कि बिना आवेश के द्रव्यमान का अस्तित्व है, लेकिन बिना इसमें लिखो लेकिन बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व नहीं होता है। मतलब अगर आवेश नहीं है तो द्रव्यमान हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं हो तो आवेश भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें लिखो कि आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है, लेकिन बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, या आवेश नहीं पाया जाता है। बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं पाया जाता।
अब मुझे एग्जाम्पल बताओ, आप ही बताओगे। इसके एग्जाम्पल मुझे पता ही नहीं भैया, आप खुद को बताने होंगे क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल बताओ, आपको खुद को बताने हैं क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। थोड़ा सा गहराई से सोचो और बताओ, देखिए सोचो और बताओ क्या होगा। न्यूट्रॉन नहीं होता है क्या? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? 0, लेकिन इसका द्रव्यमान होता है 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। एक होता है फोटोन, इसका भी द्रव्यमान होता है, विराम द्रव्यमान तो 0 होता है लेकिन गतिज द्रव्यमान 0 नहीं होता है, लेकिन इसका आवेश कितना होता है? 0। एक होता है आपका न्यूट्रिनो, इसका भी विराम द्रव्यमान 0 ही होता है। ये आपके नाभिक वाला चैप्टर में आएगा आगे ना, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो है ना, ये लिख लो, ये उदाहरण लिख लो इसके। ये काम की चीज़ें थी जो मैंने आपको सारी लिखवा दी। अब देखो इसके बाद में चालक कुचालक के बारे में लिखवाएं क्या? ये चलो छोटी मोटी चीज़ें लिख लो इसके बारे में। तो सबसे पहले लिखो नोट के, यानी नोट के बाद में लिख लो चालक। चालक को भैया कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर, कंडक्टर। इसमें लिखो ऐसे पदार्थ, इसमें लिखो ऐसे पदार्थ जो, इसमें लिखो ऐसे पदार्थ जो अपने में से, लिखो ऐसे पदार्थ जो अपने में से, लिखो ऐसे पदार्थ जो अपने में से, लिखो ऐसे पदार्थ जो अपने में से आवेशों को या विद्युत धारा को गुजरने देते हैं। लिखो ऐसे पदार्थ जो अपने में से, लिखो जो अपने में से आवेशों या विद्युत धारा को गुजरने देते हैं। इसमें लिखो या विद्युत धारा को गुजरने देते हैं, लिखो या विद्युत धारा को गुजरने देते हैं, चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपने में से आवेशों या विद्युत धारा को गुजरने देते हैं, चालक कहलाते हैं। तो चालक में लिख दो, यानी इसके उदाहरण में धातुएं सारी, धातुओं के बाद में पानी, पानी भी चालक होता है। एक खास बात, हमारा शरीर, हमारी धरती, ये भी चालक है ना, हमारी धरती भी क्या है? चालक है भैया। ये सारा लिख दो। और यानी या हमारा शरीर की जगह लिख देना मानव शरीर, है ना, हमारा किसका सारा, है ना, कोई ये जानवर पड़े तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये आप खुद समझते हो। मानव शरीर, धातुएं, मानव शरीर, धरती, धातुओं में बहुत सारी चांदी सोना सब कुछ आ जाता है ना, चिंता नहीं करनी। अब इसके नीचे खास बात लिखो, एरो, ये आपको चालक की परिभाषा थोड़ी लिखो, छठी क्लास से पढ़ रहे हो आप, है ना, ये काम की बात ये है। इसमें लिखो किसी भी चालक को दिया गया आवेश, किसी भी चालक को दिया गया आवेश स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण, किसी भी चालक को दिया गया आवेश स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण, किसी भी चालक को दिया गया आवेश स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण, स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण, स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण चालक पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण चालक पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। लिखो स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण चालक पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब दूसरा लिखो कुचालक, कुचालक लिखो, कुचालक लिख दो, चाहे अचालक लिख दो, कुचालक या अचालक। इसको भैया कहते हैं इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। इसकी डेफिनेशन लिखो, ऐसे पदार्थ जो अपने में से, ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा व आवेशों को, इसमें ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा या आवेशों को गुजरने नहीं देते हैं, ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा या आवेशों को नहीं गुजरने देते हैं, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? कुचालक पदार्थ कहलाते हैं, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। इसके अंदर आपके लकड़ी आ जाती है, इसके अलावा कार्बन वगैरह, मतलब ये कागज़ वगैरह इसके अंदर आ जाएगा। एक खास उदाहरण है इसका अशुद्ध जल, शुद्ध पानी होता है ना, वो कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। इसके अलावा कई प्रकार के पराविद्युत पदार्थ होते हैं, है ना, जो इससे आगे पढ़ लेंगे। यहाँ पर ये लिखाना मकसद नहीं था, अब जो लिखाऊंगा वो काम की चीज़ है ना। अशुद्ध जल इसका एक उदाहरण याद रख लेना आप। और यानी हमारी लकड़ी हो जाती है, और ये कागज़ हो जाता है, प्लास्टिक हो जाता है ना, ये सारी चीज़ें। अब एरो लगा के लिखो, एरो के अंदर लिखो कुचालक या अचालक पदार्थ को दिया गया आवेश, कुचालक या अचालक पदार्थ को दिया गया आवेश, कुचालक या अचालक पदार्थ को दिया गया आवेश, दिया गया आवेश केवल, दिया गया आवेश केवल, लिखो केवल संपर्क सतह पर ही, केवल संपर्क सतह पर ही विद्यमान रहता
है। कुचालक या अचालक पदार्थ को दिया गया आवेश केवल संपर्क सतह पर ही विद्यमान रहता है। इसमें लिखो केवल संपर्क सतह पर ही विद्यमान रहता है, क्योंकि आवेश कुचालक पर गति नहीं कर सकता, इसके बाद में आगे का जो टॉपिक है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले एक आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ, उसके अंदर देखो क्या करना है आपको। उस क्वेश्चन का जवाब आपको ऐसे देना है, सोच विचार करके। लॉजिकल क्वेश्चन है। एक गुब्बारा है भैया, उसमें मैंने हवा भरी, उस गुब्बारे में हवा भरने के बाद में मैंने उसको आवेश दे दिया। क्या किया मैंने? उसको आवेश दे दिया। अगर मैं गुब्बारे में हवा भरकर उसे आवेश दे दूं तो गुब्बारा फूलेगा या सिकुड़ेगा या इतना ही रहेगा? इस सवाल का आपको जवाब देना है। गुब्बारे में हवा भर दी और उसको आवेशित कर दिया तो अब गुब्बारा फैलेगा, सिकुड़ेगा या इतना ही रहेगा? इस चीज़ के आपको जवाब देना है। तो इसका मैं जवाब आपको कल के वीडियो के अंदर बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ गया है और बाकी काम कल की क्लास के अंदर देखेंगे। इसका अगर आंसर आपको अगर मिल जाता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, चाहे आंसर गलत हो चाहे सही हो, आप ये कमेंट बॉक्स के अंदर पक्का लिखें ताकि हमें पता लगे कि कितने विद्यार्थी एक्टिव है ना। बाकी काम कल की क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत दिल की गहराई से आपका धन्यवाद।